पता नहीं वो कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से अब वफा करता है। एक बात का हमेशा ध्यान देना मेरे भाई, अगर नशा करना है तो मेहनत का करो ताकि बीमारी भी आपको सक्सेस वाली लगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच में संबंध को समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो यहाँ से समझते हैं कि आज संवेग तथा गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है, इसको ग्राफ के माध्यम से भी आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है मेरे भाई कि काइनेटिक एनर्जी, अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, तो हमें पता है कि K बराबर होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv², जहाँ पे K क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, m क्या है? मास यानी द्रव्यमान, और v वेलोसिटी यानी वेग है। और हमें पता है कि दोस्तों ये तो गतिज ऊर्जा का सूत्र रहा, और दूसरा हमें पता है कि जो संवेग होता है, तो संवेग यानी P बराबर होता है m इंटू वी, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। तो इन्हीं के बीच में हम क्या संबंध होता है उसको समझने वाले हैं। तो इससे हम यहाँ पर देखते हैं कि K बराबर होता है दोस्तों हाफ m इंटू वी², ठीक है ना। और यहाँ से हम ऊपर नीचे m का गुणा कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा m² v², और नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई? हो जाएगा m, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? K बराबर हाफ, यहाँ से लिखेंगे 1/2। अब m इंटू वी बराबर P होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, और नीचे यहाँ से आ गया m, ठीक है ना। तो इसको हम सही ढंग से कैसे लिख सकते हैं? तो K बराबर P² अपान 2m, यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, या फिर मेरे भाई इसको क्या करेंगे, इसको जब हम इधर लाएंगे यानी P² बराबर 2mk, क्या हो जाएगा? P² बराबर 2mk, ठीक है ना। P² बराबर 2mk, या फिर P बराबर √2mk। तो इस तरह से भी संबंध आप लिख सकते हैं, ठीक। अब चलिए इसको हम समझाते हैं कि इस जो फार्मूले से तीन स्थितियां पैदा होती हैं। और कौन कौन सी स्थितियां हैं? तो सबसे पहला मेरे भाई, सबसे पहले अगर हम इसमें इस फार्मूले में हम मान लेते हैं कि P कांस्टेंट है, संवेग यानी P क्या हो जाए? नियत हो जाए। जब संवेग हम नियत मान लेंगे, तो ध्यान से समझना मेरे दोस्त, संवेग को नियत मान लेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी जब इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो 1/m, यानी इसका अर्थ ये हो जाएगा मेरे भाई कि किसी भी जो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है, बढ़ाने पर द्रव्यमान में कमी होती है, ठीक है ना। या फिर ऐसे कह लेंगे कि अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा कम होगी। तो दोनों में क्या है? एक दूसरे की क्या है? ये विपरीत हैं। तो यहाँ से 1/m का यही अर्थ होता है कि इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगा। अगर हम इसको ग्राफ से इसको हम समझना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से रहा, इधर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है मान लेते हैं, और इधर क्या है? द्रव्यमान में वृद्धि। तो इस ग्राफ को कैसे खींचेंगे? तो क्या हो रहा है कि ये हमेशा अगर गतिज ऊर्जा बढ़ाएंगे द्रव्यमान में कमी, तो ये जो ग्राफ बनेगा मेरे भाई, वो ग्राफ इस तरह से बनेगा। और इसमें क्या है? P क्या है? कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, यानी P नियत है, ठीक ना। अब जो दूसरी स्थिति यहाँ से पैदा होगी, जो दूसरी स्थिति इसमें सामने निकल कर आएगी, अगर इसमें हम क्या करें? P नियत रख दिया। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि m को हम नियत रख देते हैं, यानी क्या हो जाएगा? m क्या हो जाए? नियत, ठीक। द्रव्यमान को जब नियत कर देंगे मेरे दोस्त, तो ध्यान देना ऐसी सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगा? संवेग के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अगर संवेग में वृद्धि करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, या गतिज ऊर्जा में वृद्धि करेंगे तो संवेग में भी वृद्धि होगी। और इसको अगर हम ग्राफ से समझना चाहेंगे, इसको अगर हम ग्राफ से दर्शाएंगे, अगर मान लेते हैं इधर काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ से P है, ठीक है ना, यहाँ से
P है, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा मेरे भाई किस तरह से बढ़ेगा, तो हम मान लेते हैं संवेग में वृद्धि कर रहे हैं, तो इस तरह से इसमें ग्राफ बनेगा। संवेग में वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होगी। ठीक, अब जो तीसरी स्थिति यहाँ से निकल कर आएगी, वो तीसरी स्थिति क्या हो जाएगी, तीसरी स्थिति हो जाएगी कि इसमें हम अब के काइनेटिक एनर्जी को हम नियत मान लेते हैं। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर यम कांस्टेंट था। ठीक, यहाँ पर यम कांस्टेंट था। ठीक है ना, अब उसके बाद इसमें हम मान लेते हैं कि के नियत हो जाए। अगर के को हम नियत कर देंगे, के को जो नियत करेंगे, तो ध्यान देना जो P बराबर होगा ये अनुक्रमानुपाती किसके, रूट m के। तो ऐसी दशा में जो इस पे जो ग्राफ बनेगा मेरे भाई वो किस तरह से बनेगा, इधर हम मान लेते हैं कि बार क्या है, संवेग है, और इधर क्या है, m है, इधर क्या है, m है। तो इसमें भी क्या होगा, वृद्धि ही होगी, अर्थात इसमें जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या है, इसमें क्या है, k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है। ठीक, तो इस तरह से तीनों स्थितियां आप ग्राफ पर दर्शा सकते हैं। तो बस इतना सा छोटा सा एक प्यारा सा टॉपिक था, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भाई एक लाइक कर देना, और नए हो पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, और हम आपके बीच में ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।